नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कविन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति की, और नई शिक्षा नीति में खास तौर पर उच्च शिक्षा की बात होगी। हायर एजुकेशन में क्या अहम बदलाव किए गए हैं, क्या इनका मकसद है, और सिस्टम में जो मौजूदा सिस्टम है उसमें ये बदलाव क्या नए लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेंगे। और इस पे हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं जो समझाएंगे इस नई पॉलिसी को, इसके क्या खास बिंदु हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। हमारे साथ जगदीश कुमार साहब हैं, वाइस चांसलर जेएनयू। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ एस सी त्रिपाठी सर हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर चरण सिंह सर हैं, फॉर्मर फैकल्टी IIM बैंगलोर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा त्रिपाठी सर आपसे कि बहुत लंबे अरसे से एक नई एजुकेशन पॉलिसी का इंतज़ार हो रहा था और अब ये इंतज़ार ख़त्म हो गया, लेकिन हायर शिक्षा को लेकर अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ तो 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण दिखती हैं। एक तो ये कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का सिस्टम हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, और दूसरा कि किस तरीके से पूरे के पूरे जो हायर एजुकेशन है उसको सिंगल रेगुलेटर, ये दोनों कदम कितने ज़रूरी थे और किस तरीके से मौजूदा सिस्टम में इम्पैक्ट इनका दिखता है। देखिए, मैंने तो पुराने सिस्टम में काम किया है, तो इसलिए मैं उसके आधार पर अनुभव बता रहा हूँ। नया सिस्टम तो जब लागू होगा, कैसे चलेगा, तभी उसको कह सकते हैं। पुराने सिस्टम में AICTE और UGC 2 प्रिंसिपल रेगुलेटर थे, क्योंकि अभी भी जो कहा जा रहा है तो ये उसमें बताया गया कि लीगल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन को बाहर रखा जाएगा। तो बचा सिर्फ मैनेजमेंट एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन, जो AICTE देखता था। आर्किटेक्चर भी AICTE देखता है। तो AICTE और UGC के बीच में ये बात सही है कि पहले कोऑर्डिनेशन की कमी रहती थी, और कई बार कई यूनिवर्सिटीज ने ये इंजीनियरिंग के क्लासेस और मैनेजमेंट के क्लासेस शुरू किए जब AICTE के नॉर्म्स वो नहीं मानते थे, और इसमें UGC उसमें कुछ नहीं बोलता था। तो ये मामले कोर्ट में गए और कोर्ट ने कहा कि उनको AICTE के नॉर्म्स रखने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। जब मैं हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी रहा, हायर टेक्निकल एजुकेशन का, तो मैंने इनमें कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए चेयरमैन AICTE को UGC के बोर्ड पर रखा और UGC चेयरमैन को AICTE के बोर्ड पर रखा। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि एक ही बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी शायद बहुत उपयुक्त ना हो, क्योंकि एजुकेशन में 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है जो एकेडमिक है, प्योर एकेडमिक है, और दूसरा होता है जो कि अप्लाइड सब्जेक्ट है। और अप्लाइड सब्जेक्ट्स में चेंजेस जो हैं वो जहाँ एप्लीकेशन होता है उससे मिलते जुलते आते हैं। जैसे लीगल एजुकेशन है तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट का जज, चाहे वो सिर्फ LLB पास हो, उसकी नॉलेज जो है वो LLD से ज्यादा मानी जाती है। इसी तरह मेडिकल एजुकेशन में जो डॉक्टर होगा उसकी बात जो है वो ज्यादा मानी जाएगी। तो इसी तरह मैनेजमेंट एजुकेशन में और टेक्निकल एजुकेशन में अलग जब बोर्ड उसका होता है तो हमें आसानी रहती है कि नारायण मूर्ति जी या मुकेश अंबानी को IIT IIM में चेयरमैन बना दें, और AICTE उनसे इंटरेक्ट करके, और जो रियल लाइफ में मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं और टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हो रहे हैं उनसे डायरेक्ट टच में रखते हुए अपने करिकुलम को चेंज करते रहें, बनाते रहें, स्टैंडर्ड्स को करते रहें। एक ही बॉडी के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं नहीं कहता हूँ नहीं हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनका फोकस जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स पर ज्यादा रहेगा, और बाकी सब्जेक्ट्स तो काफी होते हैं, और ये सब्जेक्ट चूंकि ये प्रैक्टिकल होते हैं तो इनमें बड़े चेंजेस आते रहते हैं। तो वो चेंजेस को रखना, साथ में बनाए रखना और एक ही बॉडी में रखना पहले थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगी। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि आगे चल के हमें काउंसिल फॉर मेडिकल एजुकेशन और काउंसिल फॉर लीगल एजुकेशन भी बनानी पड़ जाए, क्योंकि अभी जो बॉडीज हैं वो केवल प्रोफेशनल्स के कंडक्ट को रेगुलेट कर रही हैं। वो जरूर इनपुट देती हैं एजुकेशन में, लेकिन जैसा कि आपने भी सुना होगा, मेडिकल काउंसिल में बड़े झंझट थे, बार काउंसिल में इसी तरह के प्रोफेशनल्स के आपस में बड़े झंझट होते हैं, तो उनकी भी शायद बॉडी बनानी पड़े। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात जो है कि कहीं एंट्री कर सकते हैं और किसी लेवल पे एग्जिट कर सकते हैं, वो ठीक बात है। वो अगर क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता है
तो वो ठीक होगा। लेकिन 40,000 कॉलेजेस हैं हमारी कंट्री में, वो सब इसको कैसे करेंगे, इस पर टाइम लगेगा। ओके और सर। मालूम है कि जब 2 साल से 3 साल हुआ था ग्रेजुएशन प्रोग्राम, तो कितनी दिक्कत हुई थी, फंडिंग की जरूरत पड़ी थी कॉलेजेस को इक्विप करने के लिए। अब ये 4 साल का प्रोग्राम होगा तो बहुत से कॉलेजेस तो 4 साल प्रोग्राम में नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये बात ठीक है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। ओके जगदीश सर, जिस तरीके से हमने देखा है कि जो मौजूदा सिस्टम है कि एक बार आप डिग्री के लिए एंट्री करते हैं और सिंगल विंडो सिस्टम है जो मौजूदा सिस्टम है, इसमें जो मल्टी एंट्री या एग्जिट का सिस्टम हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं और साथ साथ सिंगल रेगुलेटर ऑल ओवर इंडिया में, ये कितना महत्वपूर्ण दिखता है। और जो क्रीम मैं कहूँ और ख़ासतौर पर जो मकसद देख रहा है कि रिसर्च की तरफ हमारी यूथ जो है वो थोड़ा सा टेल ठोस की तरफ फोकस करें, ये मकसद कैसे पूरा होता नजर आएगा? देखिए, एनईपी के बारे में बात करने के पहले एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये है कि बिफोर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, you have to look at the entire consultation process that was taken up. This is a very important point for the simple reason that the draft policy was discussed in lakhs of gram panchayats, in hundreds of districts, and the draft policy was translated into 22 languages so that people can read and understand it. Consultations were held with the state governments and with the members of parliament. You see, today, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने है, दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ इंडियंस अक्रॉस द कंट्री। पूरा स्टेक होल्डर जो है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, दे वर कंसल्टेड, देयर इनपुट्स वर टेकन, और इसके बाद ही हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम अनाउंस किया। सो देयरफॉर एवरी इंडियन ओन्स दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये पहले बात है। और मैं हायर एजुकेशन से आता हूँ। ये नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस किया, ये तो बहुत वेलकम एस्पेक्ट है हमारा एजुकेशन पॉलिसी का। इसमें ये है कि होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के ऊपर बहुत एम्फसिस किया, और यूजी प्रोग्राम्स भी अब 3 साल हो सकते हैं, 4 साल हो सकते हैं, और इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप जो कहा मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, ये तो हमारा स्टूडेंट्स को एम्पावर करेगा। क्यों? कुछ लोग 2 साल पढ़ना चाहते हैं और इसके बाद कुछ काम करने के बाद फिर वापस आना चाहते हैं। ये सभी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा इनका एजुकेशन कंप्लीट करके प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। Therefore, I completely support this flexibility in higher education. चरण सर, ये जो हमें दुनिया के कई देशों में इस तरह से देखा कि मल्टी एंट्री और एग्जिट के सिस्टम बनाए हुए थे और उसका फ़ायदा सीधे तौर पर उन स्टूडेंट्स को मिलता था जो अपने कई बार अलग अलग कारणों से पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। इससे किस तरीके से बेनिफिट दिखता है आप देखते हैं हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स में? और दूसरा, सिंगल रेगुलेटर की ज़रूरत और इसके आने के बाद क्या इसका इम्पैक्ट? मैं अपने निजी तौर पे आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब से मैंने ये एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी है कल से, मेरा हृदय बहुत खुश हुआ है। ये पॉलिसी आगे देखने वाली पॉलिसी है और कितने साल आगे हमें लेके जाएगी। इस पॉलिसी के कुछ पहलू जो आपके सवाल के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो इन्होंने कहा कि एक इंडियन एजुकेशन सर्विस का केडर बन जाएगा, इतना बढ़िया सुझाव है ये। इतना विशाल देश है ये, इस देश में इतने इतने प्रांत हैं, हर प्रांत की अपनी अपनी कोई चैलेंजेस हैं, तो ये इंडियन एजुकेशन सर्विस का जो केडर बनेगा, मुझे बहुत अच्छा सुझाव लगा। उसी के साथ इसकी जो पूरी रेगुलेटरी बॉडी है एक बन जाएगी, जो इन्होंने कहा है कि हमारी सिंगल अथॉरिटी होगी। वो मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा कि उसका कारण ये है, आप विदेश की यूनिवर्सिटीज देखिए, या मुझे तो मौका मिला है हार्वर्ड में साल पढ़ने का और 1.5 साल स्टैनफोर्ड में और 4 साल सिडनी में।
मैंने क्या देखा है कि वहां पर जो ये मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी का तरीका होता है वो इतना लाभदायक होता है एक स्टूडेंट के लिए। उसी में मेडिकल कॉलेज है, उसी में लीगल है, लीगल यूनिवर्सिटी है अंदर ही, उसी में बिजनेस स्कूल है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड का लीगल डिपार्टमेंट दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा माना हुआ, और हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज। जब मैं स्टैनफोर्ड में पढ़ रहा था वही चीज स्टैनफोर्ड में देखी। तो मैं इकोनॉमिस्ट होने के नाते जब इन बच्चों से मिलता था, इंटरेक्ट करता था क्लब में, जिम में, सोशल लाइफ में, आप देखिए कहाँ मन खुल के चला जाता है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो यूनिवर्सिटी बनाई और जो सुझाव दिया है, आज से 20 साल या 10 साल बाद जब भी ये होगा, बहुत अच्छा सुझाव है। अभी बात रही एंट्री की। जिस देश में हम लोग बैठे हैं, जहाँ पे हमारे अलग अलग किस्म की इनकम स्ट्रेटा के लोग आ रहे हैं, मजबूरियों के लोग आ रहे हैं, कि हमारे यहाँ बच्चे हैं जो 4 साल नहीं अपनी जिंदगी का निकाल के एक ग्रेजुएशन कर सकते या पीएचडी नहीं कर सकते, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। यंग मदर्स हैं, अपने करियर में कभी जॉब छोड़ रही हैं, कभी फैमिली लाइफ है, कभी बच्चे आ रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा सुझाव है कि आप अपने एक क्रेडिट बैंक बन जाएगा। जो सिंगल रेगुलेटर की बात कही और जो इंडियन एजुकेशन सर्विस की बात कही, उससे मुझे लगता है इतने बड़े देश में हम लोग एक यूनिफॉर्मिटी ला पाएंगे। जब आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज की जब हम बात करते हैं, आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इनमें कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये कॉमन स्टैंडर्ड्स जो एस्टेब्लिश हो जाएंगे, आप देखिए आईएम का सिस्टम देखिए। आईएम बेंगलोर में नौकरी करता रहा हूँ, उधर से मैं जाके मेंटर करता रहा हूँ आईएम विशाखापट्टनम, मुझे आईएम लखनऊ में भी लेक्चर्स देने के मौके मिले हैं। तो आईएम सिस्टम किस तरीके स्टैंडर्डाइज हुआ है और कैसे हाई क्वालिटी अपनी मेंटेन करता है, उसी तरीके से सिंगल रेगुलेटर, सिंगल एजुकेशन सर्विस वही एक स्तर बना देगी पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम का, जो हमें बहुत आगे ले जाएगा। तो मुझे ये जो क्रेडिट की आदान प्रदान होगा, जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन हो जाएगा, ये सारे वही स्टैंडर्ड्स हैं जो एक सिंगल अथॉरिटी दे पाएगी। अखिरला पॉइंट में जो कहना चाहता था, मुझे इस एजुकेशन पॉलिसी में सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो हम अपने बच्चों को, अपने अध्यापकों को हम अपने कल्चर के साथ जोड़ रहे हैं। बार बार इसमें आया है कि हमने क्या योगदान दिया था तक्षशिला में, नालंदा में, उस चीज को जो हमने जोड़ने की कोशिश की है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये एजुकेशन पॉलिसी मुझे लगता है बहुत आगे हमें लेके जाएगी। जगदीश सर, अब तक हमने देखा था कि देश में डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सेंटर यूनिवर्सिटीज हो, स्टैंडअलोन यूनिवर्सिटीज हो, हर एक में अलग अलग हर एक के लिए नियम बनाए गए थे। नई एजुकेशन पॉलिसी में इन सबको कॉमन रूल्स के तहत लाने की बात कही गई है। ये कितना जरूरी कदम आप देखते हैं और इसका इम्पैक्ट, इसका असर किस तरीके से होगा? देखिए, in our universities, if we want to create a research culture, ये बहुत जरूर है कि we treat all the universities at the same platform, on the same platform. So dividing the universities into so many categories, ये तो बहुत डैमेज किया हमारा एजुकेशनल सिस्टम को. I think the new educational policy looks at the universities only in two categories. So reducing this number of categories is important. But one more thing that I would like to add here, you see, in higher educational institutions, it is important to have autonomy in deciding their educational programs and in deciding their administrative procedures. I think this new educational policy gives a lot of autonomy along with the need to be responsible. That is why the national educational policy emphasizes on light as well as tight. You have to be responsible, but the regulation should not be too much of imposing. So that is a good thing that I see in the national educational policy. But I would like to add one more issue here. The idea of forming a national research foundation is something that I think all of us have to take a critical look at. Because as part of this National Research Foundation, the aim of this is to create a kind of
research ecosystem in the universities, especially in the state universities. And it aims to establish 500 national postdoctoral fellowships and national research fellowships. And if we can do this, and if we can identify good students who will take up these positions, this will also help in encouraging our students to stay back in our country, in our universities, and then do outstanding research. So this is something that was lacking earlier, and I consider this as a very, very good move in order to improve the research quality in the university system. त्रिपाठी सर, जिस तरीके से हमने देखा है कि अब तक जो मोड था उसमें ऐसा लगता था कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग रूल्स थे तो हमने कैटेगरी डिवाइड कर दी, हमने उसको बढ़ावा दिया, और जब कॉमन रूल्स होंगे तो पब्लिक या कोई भी स्टूडेंट्स वो एक ही माना जाएगा, एक ही नज़रिए से देखा जाएगा। ये बदलाव कितना अहम होगा। और दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि रिसर्च की तरफ हम थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, और रिसर्च सेंटर या उसको प्रमोशन के लिए जिस तरीके से ये पॉलिसी बात कहती है, उसे इम्प्लीमेंट करने के लेवल पर किस तरीके की चुनौतियां या क्या रास्ता आपको दिखता है? देखिए, कॉमन तो शायद अभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हम कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं, कुछ को हम ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं। तो देखिए, ग्रेडेशन तो कुछ होगा, और ग्रेडेशन रहता है हायर एजुकेशन में। आईवी लीग अभी आप लोगों ने बताया, तो आईवी लीग है, और अब यूके में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का अपना लेवल है, तो इंडिया में उसी तरीके से अपना है। लेकिन ये ग्रेडेशन एक दूसरे फॉर्म में आ जाएगा कि कितनी एक्सेलेंस है, क्या उनकी रेपुटेशन है, तो वो अच्छी बात है। और उनमें अपने कोर्सेज डेवलप करने का जो रहेगा तो वो भी अच्छी बात है, और एकेडमिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन एकेडमिक ऑटोनॉमी के साथ साथ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है। और एकेडमिक ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अपने शेल में हो जाए। जैसे कि हम सारे आईआईएम्स का एक काउंसिल बना के आपस में कंसल्टेशन कराते थे, तो वो आपस में कंसल्ट करते थे, आपस में ही करते थे, लेकिन एक शेल में नहीं होते थे, सब कंसल्ट करते थे। आईआईटीज का फिर उसी तरीके से करते थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का भी उस तरह करने की कोशिश करते थे। तो ये तो ठीक बात है। जहां तक आपने रिसर्च की बात कही, देखिए रिसर्च में आईआईटी से प्रोफेसर जगदीश को काफी जानकारी है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि आईआईटीज में रिसर्च पहले अच्छा हो। आईआईटीज के ग्रेजुएट्स जो हैं वो दुनिया भर में माने जाते हैं, लेकिन वो ग्रेजुएट्स बहुत कम आते हैं रिसर्च के लिए अपने आईआईटी में। वो ज्यादातर इंडस्ट्री पिकअप कर लेती है, या विदेश में चले जाते हैं, वहां वो फाइनेंस सेक्टर में चले गए, या एमटेक कर लिया, वो टेक हो गए, टेकी हो गए। तो रिसर्च के लिए हमें थोड़ा इंडस्ट्री के साथ, और जो हमारी और रिसर्च के ऑर्गेनाइजेशंस है, डीआरडीओ है, सीएसआईआर है, पूल करना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च छोटे छोटे टुकड़े में नहीं हो सकता है। पूल करके जब हम करेंगे तब रिसर्च में अच्छे लोगों को आने की गुंजाइश होगी। इंडस्ट्री के साथ उसकी लिंकेज भी बनावें, उनको हम एक्नॉलेज भी करें, और एक तरीके से उनको एक्नॉलेज करते हुए उसको हम बढ़ावा दें, तभी होगा। ये एक ओवरनाइट चीज नहीं होगी, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसमें प्रयास करना जरूरी है। जब तक हम रिसर्च बेस अपना नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा एजुकेशन भी आगे करिकुलम जैसे डेवलप करना चाहिए वो नहीं होगा, और इंडस्ट्री और डिफेंस या सोसाइटी को फायदा भी नहीं मिलेगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने उस जमाने में बहुत कोशिश की थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लोग, जैसे कि सबैटिकल होता है, जा करके स्टेट यूनिवर्सिटीज में थोड़े दिन रहें, ताकि उनका स्टैंडर्ड इंप्रूव हो। वो लोग अपने एक शेल में रहते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि और दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो यूएस की और यूके की प्रीमियर यूनिवर्सिटीज है, हमारे इंडियंस जहां वहां हैं, उनको बुलाएं सबैटिकल में कि वो यहाँ आकर के लोग ये देखिए। जब आपस में, मैं भी 4 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ फिजिक्स का यूनिवर्सिटी में, जब तक ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज नहीं होते हैं तब तक ये चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं। तो ये जरूरी है और इसका हमें करना चाहिए। मैंने बड़ी कोशिश उस जमाने में करी थी। निगवेकर साहब यूजीसी के चेयरमैन होते थे और नटराजन एआईसीटी के, उनसे हमने बड़ी कोशिश की कि भाई इसको आगे बढ़ाया जाए। चरण सर, एक और चीज जो महत्वपूर्ण दिख रही है कि कॉमन एग्जाम की बात हो रही है, क्योंकि
जिस तरीके से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की संख्या देश भर में है, और उसके बाद हम अलग अलग पैरामीटर देखते हैं, ये स्टेप जो है किस तरीके से आप देखते हैं? और दूसरा कि एजुकेशन में जो खर्च अब तक है सरकारों की ओर से, उसको बढ़ाने की बात भी हो रही है। जीडीपी के लिहाज से अगर हम कहें करीब 6% के लगाने की बात जो है टारगेट वो तय किया गया है। मैं दोनों प्रश्न आपके मैं जवाब देता हूं, पर एक बात मैं कहनी चाहूंगा, जब हम लोग एक पूरा एक सिंगल अथॉरिटी बन जाएगी और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम एक कॉमन पेडेस्टल पे आ जाएगी। अब देखिए, अमेरिका में आईवी लीग की जो यूनिवर्सिटीज हैं थोड़ी ऊपर मानी जाती है बाकी यूनिवर्सिटियों से, पर अमेरिका की बाकी यूनिवर्सिटियां भी सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियों से आगे मानी जाती हैं। तो वो उसका कारण यही था, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो अमेरिका में दी जा रही है इतनी यूनिफॉर्मली हाई कर दी गई कि उनमें से ठीक है आईवी लीग थोड़ी आगे आ गई। तो यही हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी मैं ये देख रहा हूँ कि वही चीज उभर के आने वाली है। कुछ हैं जिनको एफिलिएशन मिलेंगी या इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी मिलेंगी, वो वाली होंगी जो अपने आप को दिखा सकी हैं कि हम इस काबिल हैं, फिर उनको वो चीज दी जाएगी। तो एक बड़ा रिच और बड़ा ही अच्छा कंपटीशन उसके अंदर जनरेट कर दिया गया है। अभी बात आई जो आपने सवाल पूछा कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मैं सोचता हूँ कि ये भी एक किस्म का प्रेशर रिलीव कर देगा लोगों पे। अभी क्या हो रहा है, हर चीज का अपना अपना टेस्ट हो रहा है। इंजीनियरिंग के लिए भी 3-4 टेस्ट हो रहे हैं। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी। दूसरी बात, इन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अलावा जो अच्छी बात की, जिस तरीके की इवैल्यूएशन की बात की इस एजुकेशन पॉलिसी में, वो बच्चे के मन से भार कम कर दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि आप रेगुलर ये कीजिए और साल के आखिर में ही सिर्फ बोझा मत डाल दीजिए। उसी तरीके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आएगा वो भी उसी तरीके बोझा कम हो जाएगा एक बच्चे के सिर के ऊपर। तो उस हर सब्जेक्ट के ऊपर वो कॉमन टेस्ट हो रहे हैं, साइंसेस पे हो रहा है, आर्ट पे हो रहा है। और जिस तरीके इन दोनों को बांधा है इन्होंने इस एजुकेशन पॉलिसी में, आर्ट और साइंसेस को मिलाकर, वो भी एक सराहने योग्य चीज है। जहां तक सवाल आपने पूछा बजट का, अभी बजट पे मैं थोड़ा सा इस पे आपसे अपने थॉट्स शेयर करने वाला हूं। पॉलिसी में तो कहा गया है कि 4% एजुकेशन पे जा रहा है बजट का खर्च, 4% ऑफ जीडीपी। हम चाहते हैं कि 6% होना चाहिए, और देशों में तो 10 से भी ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसपे हम इन्वेस्ट करेंगे तो आगे जाके उसको रीप कर पाएंगे। अगर आप देखिए जो इंडिया में रिसर्च पहले हुई है, कई बार मैं ताजुब करता हूं कि आयुर्वेदा की अपनी रिसर्च इतनी आगे हुई है, इसका मतलब कोई संस्थान थे जहां पे ये रिसर्चेज हुई हैं। हमारे यहाँ पे जो लिटरेचर के एपिक्स कह लीजिए, रामायण महाभारत, कहीं ना कहीं रिसर्च हुई, इस तरीके लिखे गए। तो इस देश में रिसर्च की क्षमता है। तो नेशनल रिसर्च जो बनाई जा रही है बॉडी, मुझे लगता है उसको उभार के सामने लाएगी, हाई क्वालिटी ऑफ रिसर्च को मेंटेन कर पाएगी, एक बेंचमार्क दे पाएगी, एक स्टैंडर्ड दे पाएगी। इसी को मैं जोड़ रहा हूं बजट के साथ। अगर आप इंडिया में दोबारा वो दौर लाना चाहते हैं कि जहां हम दुनिया भर की रिसर्च से आगे उठकर चलें, तो उस पे हमें फिस्कल कॉस्ट तो इनकर करना ही पड़ेगा। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जहां पर अभी देखिए हमारे देश में सिर्फ 74% लोग हैं जो लिटरेट हैं, और लिटरेट में सिग्नेचर्स पढ़ना लिखना ही होता है। कहां पर मानसिकता की डेवलपमेंट होगी जहां पर हम लोग दुनिया में आगे से आगे जाएंगे, वो रिसर्च पे आता है। तो रिसर्च बजट, एक तो एजुकेशन का बजट ठीक है, उसमें उन्होंने कहा है कि मोस्ट ऑफ द एजुकेशन अभी पब्लिक गुड मानी जानी चाहिए, और इसलिए उसके कॉस्टिंग उन्होंने कहा है दोबारा देखिए। किसी ना किसी को उसमें कंपनसेट करना पड़ेगा, तो सरकार को कंपनसेट करना पड़ेगा। मेरी राय में बजट बढ़ना ही चाहिए, और बजट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो ज्यादा रिसर्च पे आनी चाहिए। जो लोग फ्रंटियर ऑफ नॉलेज को एक्सटेंड कर सकते हैं, उनको हमें लाना है, उनको ढूंढना है, लाना, और फिर रिटेन करना है। मैं क्यों इस चीज पे जोर दे रहा हूं? मैं इसलिए दे रहा हूं, अभी तक क्या हो रहा है, एजुकेटेड एलीट ब्राइटेस्ट माइंड्स का ब्रेन ड्रेन हो रहा था। ये अमेरिका यहाँ से उठा के बढ़िया से बढ़िया लोगों को लेके वहां पे रिसर्च करवा रहे थे। मैं ये चाहता हूं कि पेटेंट्स बढ़ जाएंगे
अगर हम लोग उनको यहाँ रिटेन कर पाएंगे और फिर इंडिया का भी अपना नाम आगे बढ़ेगा। जगदीश सर, एक आखिर में मैं चाहूंगा कि हमने पॉलिसी देखी है, बहुत सारे इसके बिंदु हैं और आधे घंटे में इन सब पर चर्चा करना वक्त कम है, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की। कुछ और ऐसी चुनौती जो आपको लगता है कि इस एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करना होगा हमारी तमाम सरकारों को, राज्य सरकारों को, अलग अलग राज्यों में? देखिए, पहले तो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये तो एक विजन डॉक्यूमेंट है और मैं ये देख रहा हूँ न्यूज़पेपर्स में और टीवी डिबेट्स में everybody is in agreement with this vision document. But however, when it comes to the implementation, देखिए, implementation cannot happen overnight. It will take some time. So we need to wait, we need to be patient for the results to be seen. Our national education policy, although we have formulated this policy, we can learn from the experiences and we can introduce some more changes in future. So I don't see any reason for being critical about the implementation part, because many people are saying, oh, how will it be implemented? Yes, it is a challenge, but we cannot just give up just because it is a challenge. We have to work together and make sure that the vision that is laid out in the national education policy is implemented in spite of the difficulties that we may face. Otherwise, how do you think that we can revamp our education system and empower our youngsters in the country so that we will socially and economically, culturally develop? But before I conclude, I would like to add one small point here. I should not say it's a small point, it's a very important point. The emphasis in the national education policy on Indian knowledge systems and the languages. I know this is a very, very important issue in our educational system. We have completely neglected our Indian traditional systems. Just to give you an example, from this new academic session, for example, in JNU, we are introducing a 5-year integrated BSc MSc program in Ayurvedic biology. You know, we need to combine our traditional Indian knowledge with the modern science and technology. So this is something that I really feel very happy about in the national education policy. And the emphasis that the initial education of the students should be in the mother tongue or in the regional local language is another very, very important aspect, because if we don't study our own local literature, our own Indian languages and literature, we will lose touch with our own cultural heritage and our own long history of our country. So therefore, the second point about which I am very happy is about the emphasis on learning mother tongue, studying in mother tongue. Okay, sir. चलिए, वक्त कम है, लेकिन सर बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में नई एजुकेशन पॉलिसी का उच्च शिक्षा हर एजुकेशन के मायने क्या हैं और क्या कुछ बदलने के लिए इसमें एक रास्ता दिख रहा है, रूपरेखा तैयार की गई है, उसे लागू कैसे किया जाएगा और उससे हम क्या हासिल कर पाएंगे। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।